एयर नीचे तरफ आता रहेगा तो मतलब उनको एनर्जी यहीं से मिलती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है वो है पार्सल ऑफ फॉलिंग एयर। ये जब एयर नीचे तरफ आता रहेगा तो क्या होगा। अब समझो जो भी एयर पार्सल है उसके चारों तरफ कुछ ऐसा कंडीशन है, काफी ठंडा कंडीशन है, और इसके चलते जो भी एयर पार्सल है वो काफी कूल हो गया, काफी ठंडा हो गया। तो ऊपर वाले लेवल में अगर टेम्परेचर वैसे भी हमने देखा है काफी ठंडा रहता ही है, तो इसके चलते अगर एयर पार्सल ठंडा हो जाए, काफी कूल रहे, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है इसका वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और डेंसिटी के बढ़ने के साथ ही जितना ज्यादा डेंसर होगा ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि जो भी एयर पार्सल है वहां पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाता है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी आप समझो कि हो सकता है कि ये जो सराउंडिंग एयर टेम्परेचर था जो काफी ठंडा इसको मिला जिसके चलते ये ठंडा हुआ, यूं भी तो हो सकता है ना कि वो माउंटेन एरिया के पास में हो, और हमें पता है कि माउंटेन का जो भी टॉप एरिया होता है वहां पर ठंड काफी ज्यादा होती है। तो अगर इसके कांटेक्ट में आने के साथ साथ इतने हाइट पर भी मान लो हिमालय पर है, तो हिमालय का जो ऊपर का टिप है वो तो काफी कूल है, आइस से बिल्कुल ढका हुआ है, तो इन सबके कांटेक्ट में आने के साथ भी तो जो इतना ऊपर वाला हवा है वो काफी ठंडा हो सकता है। तो कहीं से भी अगर बाहर से एक्सटर्नल कूलिंग उसको मिल जाती है, या तो खुद के एटमॉस्फेयर से या फिर किसी भी एक्सटर्नल माउंटेन वगैरह से, तो क्या होगा कि वो एयर पार्सल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और उसका मोशन नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इतना प्रोसेस जब भी हुआ ना, तो इतने प्रोसेस में तो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल कूलिंग दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। लेकिन अब होगा यूं कि जब एयर पार्सल और नीचे नीचे आता रहेगा तो हमको पता चला कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अर्थ के सराउंडिंग में अगर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा था, इसका जस्ट ऑपोजिट अगर नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब इसके चलते होगा कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमने पढ़ा कि हमारे पास एक गैस लॉ के अंतर्गत डायरेक्ट रिलेशन है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब जिस हिसाब से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ये वाला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक का। और यहाँ पर जो भी लैप्स रेट आ रहा होगा आपको भी पता है कि ये जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो नेगेटिव नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव एडियाबैटिक लैप्स रेट में कुछ और पढ़ा था कि उसमें क्या होता था, टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता था, उस चीज को बोलते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव एडियाबैटिक लैप्स रेट बोल रहे हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि देखो, एक होता है कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड क्या होता है, जैसे यहाँ पर एडियाबैटिक पढ़ रहे हैं वैसे ही एक और नाम होता है, इसका नाम है कैटाबैटिक विंड। ये एक प्रकार का ड्राई विंड होता है। ड्राई विंड सिस्टम क्या, जो कि माउंटेन स्लोप से नीचे की तरफ आता है। जब भी माउंटेन स्लोप से नीचे की तरफ कोई भी ऐसा ड्राई विंड सिस्टम आता है तो क्या होगा उसके साथ, ऊपर की जगहों पर तो वो ऑलरेडी ठंडा ही है, जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है वो भी प्रकार का ड्राई विंड का एक एयर पार्सल बनेगा, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा एडियाबैटिकली, और इस एडियाबैटिक चेंज से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो इस बेसिस पर कैटाबैटिक विंड इसको बोलते हैं। कैटाबैटिक विंड क्या है, माउंटेन स्लोप से नीचे की तरफ आने वाले ड्राई विंड को कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उसको जरा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई देखो लैप्स रेट जो होता है वो टेम्परेचर का घटना या बढ़ना है उसके सराउंडिंग के अपेक्षाकृत। एडियाबैटिक वर्ड जो है वो तब जुड़ता है जब सिस्टम में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो जाए। एडियाबैटिक लैप्स रेट उसको बोलते हैं जब टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब कि प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी, तो इस प्रेशर के कारण जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है इसको हम लोग एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलते हैं। जब भी एटमॉस्फेयर में डिसेंट होगा किसी भी एयर पार्सल का, तो उस टाइम पर नीचे के लेयर्स में हवाएं कंप्रेस होंगी, जिसके चलते प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट कि जब हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो हवाएं एक्सपैंड होगी, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने से टेम्परेचर भी कम होगा उनका। तो ये है हमारा पॉजिटिव एडियाबैटिक लैप्स रेट। यहाँ पर वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है क्योंकि ठंडे हो रहे हैं ना, जैसे कि हमने एरोसोल वाला पढ़ा था कि स्प्रे होने के बाद ये हमें ठंडा फील क्यों होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कि जब ऊपर चलते हैं तो ये भी एक्सपैंड होते हैं, ये एयर एक्सपैंड के कारण ये भी ठंडे होते हैं, और जब भी ठंडे होते हैं तो ये कंडेंस होंगे तो जिस एनर्जी को देने के बाद ये वेपर में चेंज हुए थे वो एनर्जी लूज कर देंगे, और इसी एनर्जी का यूज किया जाता है थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, इन सबके बनने में। अब देखो क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया कि लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वगैरह ये सब क्या है, इतनी ही बातें अभी तक हमने की हैं। इतनी बातें आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब होता यूं है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है ना वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वेट होता है और एक ड्राई होता है। इसको हम अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ते हैं, एक बार ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ते हैं, फिर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ेंगे, और इनके बीच में जो भी ये मीटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट करते हैं, कब बारिश होगा कब बारिश नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, कैसे आखिर वो लोग इसको जज करते होंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर। अब दोनों का मतलब क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर में? देखो, कोई भी हवा अगर है तो उसका अपना एक कैपेसिटी है जिसपे वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना कितना खा सकते हैं, जितनी पेट में जगह हो। आप 10 रसगुल्ला खाने के बाद अगर आपके पेट में बिल्कुल जगह नहीं है और रसगुल्ला आपको कितना भी पसंद हो, लेकिन फिर भी 11 वाला रसगुल्ला तो आप नहीं खा पाएंगे ना, नहीं खा पाएंगे क्योंकि पेट भर जाता है उतने में, और आप कुछ भी उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस टाइम का जो कंडीशन है आपके पेट का वो सैचुरेटेड है, इतना सैचुरेटेड हो चुका है कि आप इच्छा होते हुए भी रसगुल्ला नहीं खा सकते हो। तो ये सैचुरेशन कहलाता है। इस तरीके से एयर भी है, तो एयर भी कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना पानी खा सकता है। अब इसको खाना ही बोलेंगे, पानी पीना नहीं बोलेंगे, मतलब कितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इसी पे टिकते हैं कि एक एयर का मॉलिक्यूल कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को अगर हमने ब्रीच कर दिया कि भाई इससे ज्यादा पानी ये नहीं ले सकता है, तो वो कंडीशन हो जाएगी सैचुरेटेड एयर की। ये हमेशा मॉइस्ट एयर के अंदर आएगा। इतना ज्यादा मॉइस्ट होगा, इतना ज्यादा इसके अंदर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चिपक चुके हैं, जितना ये एब्जॉर्ब कर सकते थे वो एब्जॉर्ब भी कर चुके हैं, उससे ज्यादा अब ये नहीं कर पाएंगे। एक होता है अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर मतलब बिल्कुल ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब कोई भी मॉइस्ट कंडीशन उसमें नहीं है, और अनसैचुरेटेड है। इसीलिए अनसैचुरेटेड का मतलब ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ही मॉइस्ट प्रेजेंट हो, मतलब मॉइस्चर बहुत ही कम प्रेजेंट हो या फिर ना प्रेजेंट हो, तो वो अनसैचुरेटेड कंडीशन है। अनसैचुरेटेड इसलिए है कि अगर आपको भूख 10 रसगुल्ले का है और आपको कोई एक रसगुल्ला खिला के छोड़ दे और आपके सामने कोई 9 रसगुल्ला केवल नचा रहा है, तो आपकी इच्छा होगी कि नहीं उन बाकी के 9 को खाने की। तो उसी तरीके से अनसैचुरेटेड एयर के पास भी होता है कि अनसैचुरेटेड एयर अपने आप में तो ड्राई होता है, लेकिन अगर उसको कहीं से भी मॉइस्चर वगैरह अगर दिखा तो वो तुरंत तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। और
सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अनसैचुरेटेड एयर वो एयर है जहां पर ह्यूमिडिटी काफी कम होती है या फिर नहीं होती है, और सैचुरेटेड एयर वो है जहां पर ह्यूमिडिटी 100% होती है। ठीक, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और भी आता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होने से आखिरकार डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखो, जब भी हवाओं में पानी काफी प्रेजेंट होगा मतलब कि सैचुरेटेड होगा, तो इस सैचुरेशन के साथ जैसे ही अगर मान लो ये कोई एयर पार्सल है जो कि सैचुरेटेड है और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कंडेंस होगा ना, कंडेंस होगा, तो थोड़ी हीट अपने बाहर निकाला, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा सा और कंडेंस हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर गया और कंडेंस हुआ। इसके बाद कंडेंसेशन के लिए सैचुरेशन है ना, सैचुरेटेड है तो बहुत सारे वाटर वेपर वाले या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आराम से अपना सैचुरेट होता रहेगा, टेंपरेचर डिक्रीज होता रहेगा। मतलब जो भी टेंपरेचर का डिक्रीमेंट हो रहा है ये स्लो रेट पर होगा, या फिर हम यूं बोलें कि जो भी लैप्स रेट है वो कम होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि ये मोर और लेस ड्राई है, तो आप समझो कि जब भी ये एक बार तुरंत ही एक्सपैंड हुआ तो एक्सपैंड होने के साथ ही जितना कंडेंसेशन इसको करना था उतना ही कंडेंसेशन इसने किया और वहीं पर खत्म हो गया। तो इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर जो भी टेंपरेचर में चेंजेस आने थे वो सडन चेंज आ गया, सडन डिक्रीमेंट हुआ चेंजेस में, और फिर इसके ऊपर बढ़ने की शंका ही नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया यहीं पर। तो इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर लैप्स रेट जो है वो काफी ज्यादा होगा। इसी बात को हमको केवल समझ के रखना है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट को। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल सी बात है, ऐसा एयर पार्सल जिसमें मॉइस्चर काफी कम हो ऊपर जाते रहेगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन जैसे ही हीट रिलीज करेगा, लेटेंट हीट रिलीज करेगा, तुरंत के तुरंत ऐसा हो जाएगा और टेंपरेचर में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसके चलते क्या होगा, लैप्स रेट हमारा काफी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल टेंपरेचर में 6.5 देख रहे थे, है ना, अब ये कितना हो गया 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अगर ये ड्राई है। दूसरी बात, यहाँ पर जब भी ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा तो कंडीशन स्टेबल होगा। देखो एटमॉस्फेयर में हम लोग स्टेबल कंडीशन किसको बोलते हैं, अगर ज्यादा वहां पर एयर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इन सब जगहों से ना ही बारिश होगी, मतलब बारिश वगैरह का कंडीशन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से या फिर ज्योग्राफी के अंदर अनस्टेबल कहलाता है, या फिर एयर मास ऊपर उठ रही है, मॉइस्ट एयर मास ऊपर उठ रही है, तो इसके चलते क्या होगा, कंडेंस होगा, फिर और ऊपर जाएगा और कंडेंस होगा, और ऊपर गया और कंडेंस होगा, तो ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इन सभी चीजों को हम अनस्टेबिलिटी बोलते हैं या फिर इंस्टेबिलिटी बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्लाइमेटोलॉजी के अंदर स्टेबिलिटी का कंडीशन उसको बोलेंगे जहां पर ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा मोशन वगैरह ना हो, बिल्कुल सिंपल सा हो, काम हो, तो काम सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि ये भाई स्टेबल कंडीशन है। अब यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट देखो, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होगा। अब समझो जो भी हम एयर पार्सल की बात कर रहे थे वो वेट है या फिर वो सैचुरेटेड है। जब भी ऐसा होगा तो आपको पता है कि वाटर वेपर तो ऊपर चलेगा और इसका तो पूरा पेट भर चुका है पहले ही, तो क्या करेगा कि कुछ ही वेपर इसका कंडेंस होगा और ये लेटेंट हीट रिलीज करेगा, ठीक है। इसके चलते क्या होगा कि पार्सल थोड़ा सा ठंडा होगा, लेकिन अभी भी सराउंडिंग के हिसाब से ये गर्म ही है तो इसलिए और ऊपर उठा, फिर इसने थोड़ा सा और ठंडा हुआ तो ये और सैचुरेटेड एयर से और थोड़ा सा कंडेंस हुआ, लेकिन अभी भी एनवायरमेंट ऐसे ही गर्म मिल रहा है तो ये और ऊपर गया। मतलब क्या है कि जो ठंडे होने की प्रक्रिया है वो काफी देर तक हो रही है, या फिर हम यूं बोले कि ठंडा होना काफी देर से हो रहा है, काफी स्लो प्रोसेस है। तो ऐसे स्लो प्रोसेस में क्या होगा, टेंपरेचर में चेंजेस धीमे धीमे आ रहे हैं, मतलब कि लैप्स रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो मतलब कि वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो कम होता है। जो भी मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा वो चेंज होता रहता है हमेशा। देखो वो चेंज इसलिए होगा क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर है वो काफी वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस में वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट हम देख रहे हैं। रिवर के पास वाला देखेंगे तो वो एकदम ही सैचुरेटेड होगा, थोड़ा सा भी ड्राई एरिया में देखेंगे तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड मतलब दोनों हो सकता है कि थोड़ा सा ही और पानी अगर दीजिए तो ही सैचुरेटेड हो जाए, मतलब कि वाटर कंटेंट काफी ज्यादा है लेकिन एकदम से सैचुरेटेड 100% सैचुरेटेड नहीं है। तो इन सब बेसिस पर हम लोग ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन बना रहा है कि भाई अगर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है यहाँ पर कंडेंस होते जा रहे हैं, ऊपर भी और कंडेंस होते जा रहे हैं, तो ये बादल बना लेंगे, और जैसे ही बादल बनाएंगे तो साथ ही साथ ये बारिश भी करेंगे। जब बारिश करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये अनस्टेबल हो गया, तो इसलिए वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट अपने आप में अनस्टेबल कंडीशन है। जितना ज्यादा वेपर उसके अंदर होगा उतना ही धीमे एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा, और ये लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हमने देखा कि वो एक प्रकार का 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ये कौन सा है, ये हमारा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है। फिर हमारे आता है नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल लैप्स रेट या फिर नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट ही बोलते हैं। इसका वैल्यू है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जो हमारा वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट है ये और कम है, ये आता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे, ठीक है। तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट बेसिकली अनस्टेबल कंडीशन से जुड़ा रहता है, और साथ ही साथ ऊपर धीरे धीरे पार्सल इंक्रीज करता जाएगा और अपना मॉइस्चर ये लूज करता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, और इसके चलते लैप्स रेट भी धीमे से घटता है, तो इसीलिए काफी कम हो जाता है लैप्स रेट। अब मेटेरोलॉजी में देखो क्या इसका यूज करते हैं कि कब स्टेबल कंडीशन है कब अनस्टेबल कंडीशन है। तो जब भी एटमॉस्फेयर के ऊपर ऐसा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट उनको दिखेगा तो बोल सकते हैं कि देखो सिस्टम अभी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो ड्राई वाला फिनोमेना कवर कर रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट और ड्राई और मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट में के बीच में क्या कंडीशन चल रही है, इसी के बेसिस पर स्टेबिलिटी देखी जाती है। यही बताएगा कि कब बारिश होनी है। अगर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट काफी हद तक कम हो गया है, जितना ही कम हो जाएगा मतलब समझ लो उतनी ही खतरनाक, उतना ही अनस्टेबल कंडीशन बन गया है, और इस केस में बारिश होने की तादाद काफी बढ़ जाती है। तो इस बेसिस पर ये लोग बारिश वगैरह को प्रेडिक्ट करते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट को पढ़ के, ठीक है। तो नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट या एवरेज क्या मिलता है हमको 6-6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और इसके बेसिस पर जो भी अगर एएलआर जो है वेदर कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर, अगर एएलआर किसी भी प्लेस पर 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस टाइम पर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना भाई, ये तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर ये 6 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये वेट वाला कंडीशन है, ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पर है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यहाँ पर 3 वेदर कंडीशन पढ़ने को मिलता है, पहला एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, दूसरा कंडीशनल स्टेबिलिटी और तीसरा एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। तीनों में कौन क्या क्या कंडीशन होगी। देखो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को अभी हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चाहिए तो अपने ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से भी ज्यादा बढ़ा के कर दो अपना नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो उस केस में तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होगी, कभी कोई बारिश वगैरह कुछ भी ऐसा सीन ही नहीं आएगा। तो ये एडियाबैटिक लैप्स रेट का नॉर्मल वर्जन है, जहां पर इसकी वैल्यू अपने ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जो भी बहुत कम मॉइस्चर है एयर पार्सल में, बारिश वारिश कुछ भी नहीं होगी, तो ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की ओर इशारा करता है। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी कब होगी कि जब वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट से भी कम, मतलब ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला पर किलोमीटर का हिसाब है, उससे भी कम अगर नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट हो जाए उस प्लेस का, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया, बहुत ज्यादा मॉइस्चर मतलब खतरनाक बारिश होगी।
इसके बाद एक कंडीशनल स्टेबिलिटी आती है, मतलब दोनों के बीच कंडीशन। तो इसमें क्या होगा कि वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से थोड़ा ज्यादा रहे लेकिन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम रहे। तो इसके चलते हुआ क्या कि नॉर्मल मॉइस्चर कंडीशन बनेगा और यहाँ पर बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, बारिश होगी भी तो इतना वायलेंट बारिश नहीं होगी, धीमी हल्की फुल्की बारिश ही होगी इस कंडीशन में। तो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी मेटेरोलॉजिस्ट जो होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट करता है। इसीलिए हमने इतना बड़ा चैप्टर पूरा पढ़ा जो है वो केवल और केवल इसलिए पढ़ा कि हम बता पाएं कि एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी हो पाएगी कि अनस्टेबिलिटी हो पाएगी। आपको लग रहा होगा कि ये काफी आसान था, फालतू में इतना लंबा इसको स्ट्रेच कर दिया। आप अगर इसको कभी भी दूसरे रेस्पेक्ट में पढ़ के देखोगे तो ये जो भी तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट्स कभी भी समझ में ही नहीं आएंगे आपको कि ये कंडीशंस क्यों बने हैं। लेकिन क्योंकि हमने इतना डिटेल से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमको काफी ईजी लग सकते हैं। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर समराइज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी बातें हमने की कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऊपर का कंडीशन है उसका मतलब यही है कि मॉइस्चर काफी कम था और जब भी मॉइस्चर बहुत कम होगा तो स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, कोई बारिश वगैरह होगी नहीं। ये वाला कंडीशन ये बताता था कि देखो थंडरस्टॉर्म वगैरह के चांसेस तो होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो हवा में प्रेजेंट होगा। उसके चलते जो भी हमारा उस प्लेस का एडियाबेटिक लैप्स रेट आ रहा है वो भले ही ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से थोड़ा कम हो, मतलब कि कम होने का मतलब क्या है, मान लो नॉर्मल 6 है। ठीक है, तो ये जो 6 वाला कंडीशन है ये कंडीशनल स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। इसमें देखो हमने देखा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट लगभग 9 से 10 तक का होता है और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो 4 होता है। तो जो नॉर्मल एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो इस सीक्वेंस को, इस कंडीशन को फॉलो करा रहा है। तो नॉर्मली ये कंडीशनल स्टेबिलिटी है ना, तो इस बेसिस पर हम देखते हैं कि अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस 6-6.5 डिग्री सेल्सियस भी मान लो कि बारिश होने की तादाद है। अब अगर बारिश हो भी सकती है, मतलब कि अगर ये 5 बन जाए तो बारिश होने की थोड़ी चांसेस बढ़ जाएंगी। अगर ये बढ़ के 7 हो जाए तो भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बारिश नहीं होगी। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस केस में 5 हुआ तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, 7 हुआ तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी। इस केस में ये कंडीशनल स्टेबिलिटी है। ठीक है, इस चीज को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो एक चीज फिर से वापस से जाके इस चीज को पढ़ो और इन वैल्यूज को जो मैंने यहाँ पर लिखा है इन वैल्यूज को थोड़ा सा आप याद करके यहाँ तक पहुंचो, फिर ये बात आप आसानी से बोल सकते होगे। एक एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी जो है वहां पर इंस्टेबिलिटी का मतलब है ड्राई में तो स्टेबिलिटी थी, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट में अनस्टेबिलिटी। अगर उससे भी कम हो जाए किसी प्लेस की एडियाबेटिक लैप्स रेट तब तो जाहिर सी बात है कि एकदम खतरनाक बारिश होगी वहां पे। तो ये एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन होगा ही होगा। यहाँ पर जो हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की बात कर रहे थे, यही पूरा माजरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह डेवलप करने के पीछे, यही ड्राइविंग फोर्स है। अब ये कैसे क्या करता है इसके बारे में जब भी हम साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम डिस्कस कर लेंगे। लेटेंट हीट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये बेसिक्स एक्चुअल में उस टाइम पर हम केवल लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन पढ़ते थे। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है जिसको आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिलहाल ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जिसको भी कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए और फिजिक्स जिसको रिवाइज करनी है वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले स्लाइड को पढ़ सकता है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं कि जब भी कोई मान लो एक पानी हमने रखा उसको बॉईल करने के लिए और 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, आखिरी ड्रॉप जब तक उसका इवापोरेट नहीं हो जाता तब तक उसका टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो कंटिन्यूअसली उसको हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं ना। मान लो एक भगोना है या फिर एक वेसल है, इस वेसल में हमने पानी भरा था यहाँ तक और यहाँ पर हमने इसके नीचे कुछ भी गैस या फिर जो भी सिस्टम है उसमें आग लगाना स्टार्ट, मतलब इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। अब ये इवापोरेट हुआ जब तक कि आखिरी ड्रॉप, और हमें पता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि ये 100 डिग्री से ऊपर कभी चला जाए, जब तक इसका आखिरी ड्रॉप इवापोरेट नहीं होता तब तक इसका टेंपरेचर, इस पानी का टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही हो, भले ही उसमें 5 मिनट क्यों लग जाए। 5 मिनट तक हम हीट इसको दिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही टेंपरेचर मेंटेन है। ऐसा क्यों? इसलिए है क्योंकि जितना भी इससे एक्स्ट्रा हीट इसको मिल रही थी वो सब का सब इस बात में एनर्जी वेस्ट हो गया या फिर इस बात में एनर्जी चली गई कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेशन मतलब अपना स्टेट चेंज करने में लगा दिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है। आप इसको समझने की कोशिश करना, फिलहाल इस चैप्टर से उतना रिलेटेड है नहीं इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। अब एक होता है देखो टेंपरेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई ट्रोपोपॉज तक आते आते लैप्स रेट जो है वो 0 हो ही जाएगा। क्यों होता है ऐसा? आप बता सकते हो क्या? सोच सकते हो ऐसा? देखो क्या है कि हमने अभी तक यही पढ़ा है कि ट्रोपोपॉज तक लगभग टेंपरेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में टेंपरेचर बढ़ने लगता है। तो हमने पढ़ा कि भाई जब भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एयर जो है अपलिफ्ट होता है, अपलिफ्ट होने के साथ साथ ठंडा होता है। मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर स्ट्रेटोस्फीयर में हम चले गए तो यहाँ पर तो टेंपरेचर राइज कर रहा है ना, ऑलरेडी टेंपरेचर ज्यादा होता जाएगा। तो जो राइज करने की टेंडेंसी थी, राइज क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका सराउंडिंग जो है वो अभी इसके कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा था, तो ये गर्म था एयर का पार्सल, तो ये ऊपर उठ जाता था। लेकिन यहाँ पर तो इसकी सराउंडिंग ही खुद इतनी हीट है, तो जब खुद ही इसकी सराउंडिंग इतनी गर्म है तो क्या इसमें राइज हो पाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में? इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जा ही नहीं पाता है। जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर को टच करता है इसको लगता है कि भाई इसकी सराउंडिंग तो मुझसे भी ज्यादा गर्म है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये नीचे गिरने लगता है। अब ऐसा समझो कि कितनी बार होता होगा, मतलब कि जो भी आप कंडेंसेशन में आप एक बूंद देखते हो ना कि धरती तक पहुंच गई वो बारिश पता नहीं कितनी बार ऊपर गई होगी, स्ट्रेटोस्फीयर में मिली होगी, पता चला कि ओहो ये तो बारिश का अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर गर्म हो गया तो अब ये नीचे आई होगी। नीचे आते आते पता चला होगा कि प्रेशर बढ़ा, टेंपरेचर बढ़ गया इसका, ये फिर वापस ऊपर उठने लगी, ऊपर गई टेंपरेचर डिक्रीज हुआ तो फिर कंडेंस होकर नीचे आने लगी। ऐसे करते करते कितनी बार ऐसा करेगी तब जाके एक बार में उसको झटका, कंडेंसेशन इतना तगड़ा होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल सीधे नीचे ही आएगी तभी सांस लेगी। तो इस वजह से आप देखोगे जो भी बारिश वगैरह होती है वो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में वो ड्रॉप ऊपर से गिरा और नीचे आ गया, वो कितनी बार ऊपर ही वाइब्रेट करता होगा तब जाके एक बार में नीचे आता होगा। तो ऐसी बारिश होती है। ठीक है, ये भी मतलब एक साइड है जिसको आपको पता होना चाहिए ऐसी बातें। तो हमने देख लिया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंपरेचर वगैरह पढ़ लिया। अब देखो लेकिन टेंपरेचर में क्या है ना, कुछ एनोमलीज है। इन एनोमलीज को क्या करें, यहाँ पर मैं लेक्चर ब्रेक कर रहा हूँ और लेक्चर ब्रेक करने से जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये वाला चैप्टर थोड़ा छोटा ही होगा, आधे 40 मिनट का 30 मिनट का जो भी होता है उसमें मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये 2 घंटा पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर ब्रेक कर रहा हूँ मैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंपरेचर एनोमली को पढ़ने की कोशिश करेंगे, टेंपरेचर इन्वर्जन पढ़ लेंगे और जो भी इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है टेंपरेचर इन्वर्जन का उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।